नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं इम्तियाज अहमद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपकी एलटी ग्रेड में। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ्स के टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें जो सिलेबस है आपको आपको 11 12th लेवल का कुछ सिलेबस है और कुछ सिलेबस जो है वो आपको कॉलेज लेवल का मिलेगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल का। तो मैंने आपको प्रॉपर वेटेज के अकॉर्डिंग चीजें लाई हैं कि हमें कहाँ से क्या चीजें पढ़नी है ना। जैसे अगर आप सबसे ज्यादा वेटेज देखेंगे तो आपको अलजेब्रा 20 गणित का मिलेगा, जहां पे सबसे ज्यादा वेटेज है। और उसकी ज्यादातर चीजें आपको क्लास 12 से पढ़ना है। और क्लास 12 में से मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कितना प्रैक्टिस करना है ना। तो जो टाइमिंग है वो क्वेश्चंस का कम है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का होता है, जेई मेंस लेवल का होता है, नहीं। क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट होता है, इजी टू मॉडरेट होता है, हाई लेवल तो नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप जरूर कमेंट करिएगा मुझे, है ना। मैं आप सभी के कमेंट ले रहा हूं। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो आपका 20 गणित पे है, जिसको हम अलजेब्रा कहते हैं। जैसे कि आपके 20 गणित में समीकरण सिद्धांत, अगर मैं टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें गणित का 120 क्वेश्चंस होते हैं। और 120 में जो आपके 20 गणित के होते हैं, अगर मैं वेटेज उठाऊं तो वेटेज के अकॉर्डिंग 20 गणित में आपके 35 से 40 क्वेश्चन का वेटेज होता है आपके 20 गणित में, है ना। 35 से 40 क्वेश्चन आपके 20 गणित से पूछे जाते हैं, जिसमें सम्मिश्र संख्याएं, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखूं और मैं जवाब दूं तो सम्मिश्र संख्याएं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। तो जो 20 गणित में है, ये जो देखो पीली लाइन से मैंने लिखा है, एक मैंने व्हाइट लिखा है, एक पीली लाइन से। जो पीली लाइन से हमने लिखा है वो आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, और जो हमने व्हाइट कलर से लिखा है वो आपके क्लास 11 क्लास 12 का है। क्लास 11th और क्लास 12th के सिर्फ एनसीईआरटी या हरस्वरूप शर्मा के पढ़ने से आपके जवाब का सलूशन नहीं मिलेगा, है ना। इसको आपको क्लास 12 में 2-3 लिंक जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका पूरा कंप्लीट कंटेंट तैयार होगा। और आपके 120 में 120 क्वेश्चंस नोट्स से आएंगे, इसकी भी गारंटी होगी, है ना। आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, डीपीपीस दिया जाएगा, प्रैक्टिस सीट दिया जाएगा। तो जो मैंने व्हाइट कलर से लाया है वो आपके क्लास 11-12 का सिलेबस है। जैसे मैं अलजेब्रा की बात करूं, समीकरण सिद्धांत ये आपके क्लास 11th में है ना। समांतर हरात्मक श्रेणी है, गुणोत्तर हरात्मक श्रेणियां हैं, ये भी आपके क्लास 11th और 12th का सिलेबस है। क्लास 11th का ही जनरली सिलेबस है अलजेब्रा में, है ना। एपी जीपी एचपी जिसको हम जानते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमशः एंड संचय, ये भी आपको क्लास 11 से ही पढ़ना है। इसके साथ ही द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, ये भी आपके क्लास 11 का है। और संबंध एवं फलन, अब ये जो है फंक्शंस जो है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फलन के प्रकार, ये जनरली क्लास 11th में भी फलन है और क्लास 12th में भी फलन है। तो ये जितनी भी चीजें हमने व्हाइट कलर से रखी हैं, ये व्हाइट कलर से जो भी हमारा है वो क्लास 11th और 12th का सिलेबस है। अब जैसे हम समूह सिद्धांत, उप समूह, है ना, आसीन समूह, चक्री समूह, समूह के अवयव, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, ये आपके कॉलेज का जो है उसका सब्जेक्ट है, कॉलेज में पूछा गया है। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, जल्दी से एक बार आप सभी लोग, भाई हेलो देख लेना। और जैसे ये आव्यूह एवं सारणिक है, आव्यूह के प्रकार हैं, और सम्मित विषम सम्मित आव्यूह, है ना। ये जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस के टाइप्स हैं, प्रकार है, ये आपके क्लास 11th का सिलेबस है। तो 20 गणित में आपके क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के सिलेबस है। क्लास 11th जो है वो आपका व्हाइट कलर का है, और जो ये पीली कलर की हमने लिखी है ये ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है। कॉलेज का जो सिलेबस है उसमें से ये पूछा गया है, और सबसे ज्यादा जो सिलेबस है आपका है वो 20 गणित का ही है। ठीक है, देखिए ये जो हमारा रियल एनालिसिस है, वास्तविक विश्लेषण है, ये आपके पूरे के पूरे जो हैं दोस्तों, ये ग्रेजुएशन का आपका जो सिलेबस है, जो आपने बीएससी में आपने मैथ्स पढ़ा है ना, जो आपने बीटेक में मैथ्स पढ़ा है, उसमें से आपका रियल एनालिसिस आता है। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, कहां से मिलेगा, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से मिलेगा। ये क्लास 11 क्लास 12 का नहीं है। रियल एनालिसिस में हमें
वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम, परिबद्ध और एकदिश अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम, तुलनात्मक परीक्षण, अनुपात परीक्षण, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। इसके साथ अगर मैं कैलकुलस की बात करूं, फलन की बात करूं, है ना, कैलकुलस और बीजगणित, है ना, ये दो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स बेझिझक रखिएगा, है ना, आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट जरूर करिएगा, अपने डाउट्स को रखिएगा। तो ये हमारा जो है कैलकुलस, जैसे मैंने बोला कि अलजेब्रा का वेटेज ज्यादा है, वैसे ही कैलकुलस जो सेगमेंट्स है उसका भी वेटेज ज्यादा है। और यहां पे भी हमें, जैसे अलजेब्रा हमें मिक्स पढ़ना था, ज्यादातर 80% चीजें आपके क्लास 11 से थी, क्लास 12 से थी, और 20-25% आपका जो सिलेबस है अलजेब्रा में वो आपका ग्रेजुएशन से है। वैसे ही कैलकुलस का जो सेगमेंट्स है, ये भी आपका जो सेगमेंट्स है वो आपका क्लास 11, 12 और ग्रेजुएशन दोनों से है। जैसे हम यहाँ पे फलन की सीमा, सामतत्य, अवकलनीयता, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, रोलिस थ्योरम की बात करें, लेबनीज थ्योरम की बात करें, है ना, और इसके बाद हम स्पर्शी अभिलंब की बात करें, टेंजेंट नॉर्मल की बात करें, ये सारे सिलेबस आपके क्लास 11, 12 में मिलेगा, है ना, क्लास 11, 12 में मिलेगा। और यहां पे जो दिया है दो चरों की फलन सीमा, सामतत्य और अवकलनीयता, ये सारे आपके जो हैं वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं। चाहे वक्र की लंबाई है, घूर्णन द्वारा बने ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन का क्षेत्रफल, है ना, तो यहाँ पे ये जो सिलेबस है वो आपके कॉलेज का है। तो यहाँ पे भी सिलेबस आपके दो तरीके से हैं, एक कॉलेज का सिलेबस है और दूसरा आपका बोर्ड का क्लास 11, 12 का है। अब देखिए ज्योमेट्री की बात करें तो ये ज्योमेट्री में बस आपको गोला, शंकु एंड बेलन जो है, ये सेगमेंट्स जो है आपको पढ़ना है, वो क्लास ग्रेजुएशन के टॉपिक से पढ़ना है। ये आपके बीएससी का जो सिलेबस है वो दिया है। बाकी ज्योमेट्री का जितना भी सेगमेंट्स है वो आपके क्लास 11, 12 का है। द्विघात के व्यापक समीकरण, इसका वृत्त हो गया, परवलय हो गया, अति परवलय हो गया, मूल बिंदु का विस्थापन हो गया, है ना, रेखा का कार्तीय सदिश समीकरण हो गया, समतली हो गया, ये सारी चीजें जो ज्योमेट्री में है, जो अपने क्लास 11th और 12th में पढ़ रखी हैं, वो सिलेबस है। तो जो सबसे ज्यादा वेटेज है मेरे दोस्त वो अलजेब्रा है, कैलकुलस है और वेक्टर एनालिसिस जो हम बात करेंगे, जैसे हम सांख्यिकी और स्टैटिक्स प्रायिकता की बात करें तो ये आपका सेगमेंट्स पूरी तरीके से क्लास 11th और 12th का है। आप हरस्वरूप शर्मा अगर से भी देख सकते हैं, आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, और भी किताबें हैं वहां पे देखेंगे आप, पूरा एक एक सेगमेंट से आपका कवर किया गया है। प्रायिकता, बारंबारता बंटन हो गया, सांख्यिकी आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जहां पे आपको मीन, मीडियन, मॉड पढ़ना है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सामूहिक तथा असामूहिक आंकड़ों के मध्य माध्यिका, बहुलक, प्रायिकता के योग एंड गुणन के प्रमेय, कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी क्यों होता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी क्यों होता है, ये सारी चीजें आपका यहाँ पे जो मिलेगा वो क्लास 11th और 12th की चीजों से मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आपका लास्ट एक बच जाएगा संख्या पद्धति में द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, ये नंबर सिस्टम से हम आप यहां से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मुझे एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि सिलेबस हमें समझ में आ गया। दोस्तों मोटा मोटा जो हमारा सिलेबस है वो 75% आपका क्लास 11, 12 का सिलेबस है और 25% जो है हमें कॉलेज से पढ़ना है। तो आपको इसके साथ साथ डीपीपीस भी दिए जाएंगे कि हमें कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और ये गारंटी है कि आपको सारे क्वेश्चंस, है ना, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ, इतने शानदार कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी कि आपके क्वेश्चंस रुकने वाले नहीं है। आपका जब भी पेपर होगा आपको नोट्स से सारे क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर को देखूं तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके बीजगणित से, अलजेब्रा से, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का था, जिसको हम कहते हैं समृद्ध संख्याएं। तो समृद्ध संख्याएं कंप्लीट करके ही हम समीकरण सिद्धांत, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये सारी चीज हम कवर कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट किया जाता है। मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं, यस सर, स्टार्ट कीजिए।
ठीक है। तो सम्मिश्र संख्याएं जनरली क्या होता है, जैसे आपने कहा कि सर अगर हमारे पास फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, अगर ये हमारे पास फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो क्या इसके मूल होंगे? क्या इसका मूल होगा? क्या इसका वास्तविक मूल होगा? आपने कहा यस सर, इसके वास्तविक मूल होंगे। कौन कौन से? अगर मैं x बराबर 3 रख दूं बेटा, 3, तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9, 9 माइनस 9 बराबर 0। और अगर मैं x बराबर माइनस 3 रख दूं तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9, यानी 9 माइनस 9 बराबर 0। तो जो ये हमारा समीकरण है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसके हमारे पास दो मूल हैं, एक x बराबर 3 और दूसरा x बराबर माइनस 3। और ये दोनों मूल जो हमारे हैं वो वास्तविक मूल हैं। मूल का मतलब क्या हुआ? x की ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे। लेकिन ऐसे हमारे बहुत से समीकरण हैं दोस्तों, ऐसे हमारे बहुत से समीकरण हैं जिनके वास्तविक मूल नहीं है। ऐसे लाखों करोड़ों इक्वेशन है जिनके पास हमारे पास वास्तविक मूल नहीं है, जिसके पास हमारे पास रियल रूट्स नहीं है। जैसे मैंने कहा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब मैंने कहा कि क्या सर इसका हमें वास्तविक मूल मिलेगा? क्या सर हमें इसका वास्तविक मूल मिलेगा? आपने कहा सर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, हमें इसके दो वास्तविक मूल मिल गए, x बराबर 3 और माइनस 3। 3 और माइनस 3 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 की बात करूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9। एक्स का अगर मैं कोई भी मान रखूंगा, अगर पॉजिटिव रखूंगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर मैं निगेटिव रखूंगा तो निगेटिव का स्क्वायर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अगर मैं x का कोई भी मान रख दूं, अगर मैं पॉजिटिव रख रहा हूं तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। और अगर x का मान अगर मैं निगेटिव रख रहा हूं तो निगेटिव का स्क्वायर भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो x का कोई ऐसा मान है ही नहीं, कोई ऐसा वास्तविक मान है ही नहीं जिसका स्क्वायर निगेटिव आए। आपने कहा अगर मैं प्लस 3 रखूंगा तो प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा सर, माइनस 3 रखूंगा तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा सर। किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो ही नहीं सकता। और अगर किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा, किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा, तो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या होती नहीं है, वैसी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? काल्पनिक संख्या होती हैं। तो अगर मैंने कहा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 9, तो माइनस किसी नंबर का स्क्वायर माइनस 9 वास्तविक है ही नहीं, काल्पनिक है, हो ही नहीं सकता। तो x बराबर कितना हो गया? अगर मैं 2 को यहां भेदूंगा तो अंडर रूट माइनस 9। तो ऐसे लाखों करोड़ों समीकरण हैं जिनका जो मूल है, जो रूट्स है, वो हमें वास्तविक संख्या पे नहीं मिलता है। कहां पे मिलता है? काल्पनिक संख्या पे। कहां मिलता है? काल्पनिक संख्या पे। मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जो समृद्ध संख्याएं हैं, आखिर उसके आने का जरूरत क्यों पड़ा? जब हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी संख्याएं थी वास्तविक संख्या, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैंने कहा सर हमारे पास ऐसे लाखों करोड़ों इक्वेशन है जिनका सोल्यूशन हमें, है ना, जिनका सोल्यूशन हमें, जैसे मैंने कहा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसे हमारे पास लाखों करोड़ों इक्वेशंस है जिनका सोल्यूशन हमें वास्तविक संख्या पे नहीं मिलता है, जिनका सोल्यूशन हमें कहां मिलता है? काल्पनिक संख्या पे। बात समझ में आ गया? जैसे मैंने कहा कि सर अगर मैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 रखा और मैंने एक रखा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो मैंने कहा देखो ये हमारा द्विघात समीकरण है। आपने कहा यस सर द्विघात समीकरण है,
घात 2 है, तो इसके दो मूल होंगे, दो मूल होंगे। पहला मूल क्या है? 2। अगर मैंने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 माइनस 4 इज 0। और अगर मैंने -2 रखा तो -2 का स्क्वायर भी देखो, 4 माइनस 4 इज 0। तो ये जो समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके हमारे पास दो मूल हैं, 2 और -2, और दोनों वास्तविक मूल हैं, है ना? दोनों हमारे कौन से मूल हैं? वास्तविक मूल है। लेकिन अगर मैं यही एक्स स्क्वायर प्लस 4 करता हूं तो मैं कहता हूं अगर मैं कोई भी नंबर रखता हूं, अगर मैं पॉजिटिव रखूंगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 4, दो पॉजिटिव कभी भी 0 नहीं हो सकता। और अगर मैं निगेटिव रखूंगा तो निगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्लस 4, ये भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये 0 कब होगा? आपने कहा जब एक्स स्क्वायर की जगह -4 आ जाए तब 0 होगा, तब जाके हमें मूल मिलेगा, तब जाके हमें रूट्स मिलेगा। तो आपने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 जो है उसका हमें मूल तभी मिलेगा जब एक्स स्क्वायर का मान -4 आ जाए, और किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता, वास्तविक नहीं हो सकता ना। तो ये कौन सा नंबर है? आपने कहा सर एक्स स्क्वायर बराबर -4 हो ही नहीं सकता। अगर मैं पॉजिटिव नंबर रखूंगा, धनात्मक संख्या रखूंगा, तो धनात्मक का स्क्वायर धनात्मक होगा, ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। और अगर मैं x का मान ऋणात्मक रखूंगा तो ऋणात्मक का स्क्वायर भी धनात्मक होगा, तो यह भी नहीं हो सकता। तो ये कौन सा संख्या है? इमेजिनरी है, काल्पनिक है, कि किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का वर्ग निगेटिव नहीं हो सकता, फिर भी मैं उसको एज्यूम कर रहा हूं। तो ये कौन सी संख्या है? आपने कहा काल्पनिक संख्या है सर। तो काल्पनिक संख्या को हम कैसे पहचानेंगे? कि अगर अंडर रूट में निगेटिव है, अगर अंडर रूट में निगेटिव है या नंबर का स्क्वायर निगेटिव है, तो वो कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक होगी। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, और बेसिक से स्टार्ट करके आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर मेरे नोट्स से बाहर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बताइएगा, है ना, मेरे नोट्स से बाहर आ जाएगा तो बताइएगा, क्योंकि मैं एडवांस लेवल का मैथ्स पढ़ाता हूं, तो ये तो बहुत मॉडरेट लेवल का मैथ्स है, ठीक है। और मैं सिलेबस से आगे भी नहीं बताऊंगा, बस आपके काम भर की बातें, है ना। काल्पनिक जो हमारा सम्मिलित संख्याएं हैं वो तो 30 घंटे का लेक्चर है। अगर जेईई मेंस एडवांस की बात करें तो 30 घंटे में पढ़ाया जाता है, बट उतना आपको करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके टाइम बहुत कम दिया है कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करिए, तो वहां पे क्वेश्चंस का लेवल हल्का होता है। जहां पे टाइम ज्यादा होते हैं, क्वेश्चंस कम होते हैं, तो वहां पे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रखा जाता है। ये पेपर सेट करने का एक ट्रिक्स होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि अगर कोई भी संख्या जिसका वर्ग निगेटिव आए या अंडर रूट में निगेटिव आए तो वो संख्या क्या होंगे? काल्पनिक संख्या होंगे। तो ऐसे बहुत से समीकरण हैं, लाखों करोड़ों समीकरण हैं जिनका सलूशन, जिनके रूट्स, जिनके मूल वास्तविक संख्या पे नहीं निकाले जा सकते। इनके मूल, इनके रूट्स, इनके जीरोज, इनकी शून्य की संख्या सब एक ही बात है। कहां पे निकाले जाते हैं? ये सब निकाले जाते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या पे। तो हमें एक और नए नंबर की जरूरत पड़ी ऐसे समीकरण का मूल निकालने के लिए, जिसको हमने कहा कि ये नंबर, ये जो संख्या है वो काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो आपने कहा सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर है? मैंने बोल दिया कि अगर नंबर का स्क्वायर निगेटिव है या नंबर अंडर रूट में निगेटिव है तो उसको हम कहेंगे काल्पनिक संख्या, है ना। तो अगर मैं x को लिखूं -1 इंटू 4 लिख सकता हूं? आपने कहा यस सर। अब इसको लिखा आपने -1 इंटू अंडर रूट 4। अब हमने एक वर्ड दिया आयोटा, आयोटा इज इक्वल टू -1। आयोटा को हमने क्या बोला कि -1 है। आयोटा जो है एक यूनिट है काल्पनिक संख्या का। यदि किसी संख्या के साथ आई आ जाए, आयोटा आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये संख्या जो हमारी है वो काल्पनिक संख्या है, क्योंकि आयोटा इज -1, है ना। तो जो काल्पनिक संख्याएं बना रहा था वो अंडर रूट में निगेटिव ही बना रहा था। आपने बोला यस सर, बिल्कुल निगेटिव बना रहा था। तो मैंने कहा -1 को अलग कर देते हैं, 4 को अलग, -1 आयोटा और √4,
इज प्लस माइनस टू एंड रूट 4 इज प्लस माइनस टू। तो आपने क्या बोला कि x इज प्लस माइनस 2 आयोटा। तो अब आपने कहा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर जो 0 है उसके दो मूल कौन है, पहला 2 आयोटा और दूसरा माइनस 2 आयोटा। हाँ है ना। आपने कहा इम्तियाज सर एक्स स्क्वायर बराबर, आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, इसके दो मूल जो हैं वास्तविक में 2 हैं, 2 और माइनस 2। अगर हमारे पास कोई भी समीकरण है, द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो हमारे उसके पास दो मूल हैं, पहला x बराबर 2, x बराबर माइनस 2। और ये दोनों मूल कौन से हैं, आपने कहा ये दोनों मूल सर वास्तविक हैं। क्यों? क्योंकि इस संख्या के आगे आयोटा नहीं आ रहा है। अगर किसी संख्या के आगे आयोटा आएगा, मेरी कसम वो संख्या जो होगी वो क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसके दो मूल आ गए, 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा। यानी इन समीकरण के जो हमारे मूल हैं, जो रूट्स हैं, जो जीरोस हैं, वो काल्पनिक हैं। पहला 2 आयोटा और दूसरा माइनस 2 आयोटा, है ना। तो मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसके दो मूल बताइए बेटा। और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसके दो मूल बताइए। जल्दी से कमेंट में बताएं दोनों के मूल कौन से होंगे, जल्दी से कमेंट में बताइए, फटाफट बताइए। पहले वाला समीकरण का दो मूल कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का दो मूल कौन सा होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 16 का दो मूल कौन सा होगा। आपने कहा कि सर अगर मैं x बराबर 4 रख दूं तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो पहले समीकरण का जो मूल है वो x बराबर 4 है, और 4 किसी आयोटा के साथ आ रहा है ना। अगर 4 आयोटा के साथ नहीं आ रहा है, अगर कोई संख्या आयोटा के साथ आएगा तो ही वो संख्या क्या होगा, काल्पनिक होगा। अगर संख्या आयोटा के साथ नहीं हो रहा है तो वो संख्या क्या होगा, वास्तविक होगा। तो x बराबर 4 हमारा वास्तविक मूल है। और दूसरा x की जगह मैंने माइनस 4 रखा, माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर, तो आपने कहा 16 माइनस 16 0 आ गया। आपने कहा माइनस 4 भी इसका क्या है, मूल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 के दो मूल है, 4 और माइनस 4, 4 और माइनस 4, इसके दो कौन से मूल है दोस्तों, आपने कहा वास्तविक मूल है। अच्छा ये द्विघात समीकरण है, घात 2 है तो दो मूल होंगे, है ना। कमेंट जरूर करें बेटा, एक बार कमेंट जरूर करिएगा, कम्युनिकेशन दोनों साइड से होना चाहिए। तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के दो मूल हैं, 4 और माइनस 4, और ये दोनों वास्तविक मूल है। लेकिन मैंने कहा यदि समीकरण एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16 कर दूं तो आपने कहा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 16। किसी नंबर का वर्ग निगेटिव नहीं हो सकता सर, किसी नंबर का वर्ग निगेटिव नहीं हो सकता सर, है ना। किसी नंबर का वर्ग निगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं पॉजिटिव संख्या रखूंगा धनात्मक, तो धनात्मक का स्क्वायर भी क्या होगा, धनात्मक। और ऋणात्मक रखूंगा तो ऋणात्मक का स्क्वायर भी क्या होगा, धनात्मक। तो किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये जो है वास्तविक वाली बात नहीं है सर। अगर मैं 4 का स्क्वायर रखूंगा तो 16 होगा, माइनस 16 नहीं होगा सर। और माइनस 4 का स्क्वायर रखूंगा तो भी 16 होगा सर, माइनस 16 नहीं होगा। तो किसी नंबर का वर्ग जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, नंबर का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये काल्पनिक बात है कि किसी नंबर का स्क्वायर हम निगेटिव ले लें। तो अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो माइनस 16, तो ये कौन सा संख्या हो गया, ये काल्पनिक संख्या हो गया। तो ऐसा संख्या लिख लीजिए, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर निगेटिव हो, ऐसी संख्या जिसका वर्ग निगेटिव हो, या ऐसी संख्या जो अंडर रूट में निगेटिव हो, जो अंडर रूट में निगेटिव हो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। ऐसी संख्याएं
जिनका वर्ग निगेटिव हो या अंडर रूट में निगेटिव हो, वैसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। और -16 को हम क्या लिखेंगे, -1 इंटू अंडर रूट 16। तो -1 को अलग कर लो, क्योंकि -1 ही हमारा क्या बना रहा था, काल्पनिक संख्या। -1 ही हमारा क्या बना रहा था, काल्पनिक संख्या। और -1 को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, आयोटा से। आयोटा, आयोटा जो है, अगर किसी संख्या के आगे आयोटा आ जाएगा तो वो संख्या समझना कि वो संख्या काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी संख्या है। तो अगर मैं आयोटा डाल दूं 16 की जगह +-4, तो x बराबर 4 आयोटा -4 आयोटा। तो ये जो संख्या हमारी है, ये हमारी काल्पनिक मूल है। बात समझ में आ गया? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दे बेटा। है ना? तो हमने बोला चलिए बताइए एक बार। ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं, है ना? ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिनका, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिनका मूल जो है वास्तविक संख्या पे नहीं मिलता। कहां पे मिलता? काल्पनिक संख्या पे। तो हमें एक काल्पनिक संख्या की जरूरत पड़ी, और वो संख्या है जो आयोटा के साथ आए, जो आई के साथ आए, उसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। या ऐसा नंबर जो अंडर रूट में निगेटिव आए, उसको भी हम क्या कहते हैं, काल्पनिक नंबर। अच्छे, अब मैंने कहा कि सर दुनिया के ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है, और ये दुनिया की सारी काल्पनिक संख्याएं हैं, काल्पनिक, है ना? दुनिया की वास्तविक संख्याएं को हमने x लिख दिया, और दुनिया की काल्पनिक संख्याओं को, अगर काल्पनिक है तो आयोटा के साथ आएगा। अगर कोई भी संख्या काल्पनिक है, इमेजिनरी है, तो आयोटा के साथ आएगा, वर्ग में निगेटिव होगा। तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वास्तविक, उसको मैंने x कहा, क्योंकि वास्तविक संख्या है तो वो x से ही रिप्रेजेंट होगा। काल्पनिक होगा तो आयोटा, आयोटा लगाना पड़ेगा। दुनिया के सभी वास्तविक संख्या और सभी काल्पनिक संख्याओं को जोड़ दे तो हमें एक नंबर z मिलेगा, और इस z को हम क्या कहेंगे, इस z को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं कहेंगे, सम्मिश्र संख्याएं कहेंगे, है ना? तो मैंने क्या कहा कि अब हमें एक नया नंबर मिला। मैंने कहा कि सर वास्तविक संख्या तो हमने 9th-10th में पढ़ के आए हैं, 11th-12 में भी पढ़ा है, लेकिन ऐसे बहुत से समीकरण हैं जिनके जीरोज, जिनका सॉल्यूशन वास्तविक संख्या पे नहीं मिलता। कहां पे मिलता है? काल्पनिक संख्या पे मिलता है। ऐसे बहुत से इक्वेशन है जिनका सॉल्यूशन अगर काल्पनिक संख्या पे मिलेगा, तो दुनिया के जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं और दुनिया की जितनी भी काल्पनिक संख्याएं हैं, अगर मैं उनको जोड़ दूं तो हमें एक नया नंबर सिस्टम मिलेगा, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल जेड, रियल जेड मतलब, रियल मतलब काल्पनिक पार्ट, काल्पनिक पार्ट कितना है? आपने कहा x, फिर मैंने कहा i, रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक पार्ट क्या है? वास्तविक मतलब जो बिना आयोटा के है, जो बिना आयोटा के है। और मैं इमेजिनरी जेड बात करूं, काल्पनिक, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक पार्ट क्या है? y। तो ये हमारा काल्पनिक आ गया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होगा, रियल वास्तविक और काल्पनिक। जो नंबर विदाउट आयोटा आया है, बिना आयोटा के आया है, जैसे x, ये बिना आयोटा के आया है तो इसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक, रियल पार्ट। और y आयोटा के साथ आया है तो इसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। जैसे मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 3 + 7 आयोटा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना होगा? आपने कहा वास्तविक पार्ट 3, और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? काल्पनिक पार्ट 7 होगा। बात समझ में आ गया? जल्दी बताइए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे संख्याएं होंगी जो रियल भी होंगी, जो वास्तविक भी होंगी और काल्पनिक भी होंगी, रियल भी होंगी और काल्पनिक भी होंगी। जैसे मैंने आपसे ये कहा दोस्तों कि z इज -1/3 + 7/4 आयोटा,
क्या ये समृद्ध संख्याएं हैं? आप कहेंगे यस सर, ये हमारा समृद्ध संख्या है। मैं कहूंगा इसके दो पार्ट होंगे, आप कहेंगे बिल्कुल सर। मैं कहूंगा कौन कौन सा पार्ट होगा? आप कहेंगे सर रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, काल्पनिक पार्ट होगा, वास्तविक पार्ट होगा। मैंने कहा रियल पार्ट क्या है? कमेंट में बताइए एक बार बेटा, रियल पार्ट क्या है? तो आपने कहा रियल पार्ट इज -1/3। जो रियल है, जो वास्तविक है, वो बिना आयोटा के आएगा, ये ध्यान रखिएगा। वो बिना आयोटा के आएगा, बिना आई के आएगा, है ना। अब मैंने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, काल्पनिक पार्ट क्या है? तो आपने कहा आयोटा के साथ जो आया सर वो 7/4 आ गया, तो 7/4 हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज आएगा, एक आपका वास्तविक पार्ट आएगा और एक आपका काल्पनिक। अच्छे, मैंने जैसे ये कहा, सोच के बताइएगा बेटा, 23.2 23.2 क्या है, कौन सा नंबर है? जल्दी बताइएगा 23.2 कौन सा नंबर है? आपने कहा 23.2 सर ये तो आयोटा के साथ नहीं है, और अगर ये आयोटा के साथ नहीं है तो ये कौन सा नंबर है? आपने कहा ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। अब इस 23.2 को हम लिख सकते हैं 23.2 प्लस आयोटा इंटू 0। बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है ना भाई। 23.2 को अगर मैं ये लिख दूं तो देखो 23.2 प्लस आयोटा इंटू 0 से 0 आ गया। तो इस नंबर को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दिया, जहां x और y क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दिया, यानी z इज 23.2 प्लस आयोटा y इज 0। तो 23.2 को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दिया। तो दुनिया की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो सारी समृद्ध संख्याएं हैं। दुनिया की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो समृद्ध संख्याएं हैं, है ना। अब मैं कहूंगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताइए, वास्तविक पार्ट। आपने कहा 23.2, काल्पनिक पार्ट आपने कहा 0, आपने कहा 0। तो दुनिया की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली वास्तविक समृद्ध संख्या है, प्योरली पूरी तरीके से वास्तविक समृद्ध संख्या है। पूरी तरीके से वास्तविक समृद्ध संख्या का मतलब इनका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, है ना। तो लिख लीजिए सर, पूरी तरीके से वास्तविक समृद्ध संख्याएं क्या होती है? ऐसी काल्पनिक संख्या जिसका, ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक पार्ट 0 हो, उसको हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहां पे समझिए, जैसे मैंने कहा 7, आप मुझे बताइए ये 7 क्या है? फिर से समझना बेटा, मैंने बोला ये 7 क्या है? आपने कहा 7 सर पूर्णांक है, 7 प्राकृतिक संख्या है, 7 हमारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो मैं बोलूंगा क्या मैं 7 को समृद्ध संख्या कह सकता हूं? आप मुझे कमेंट में बताएं, क्या मैं 7 को समृद्ध संख्या कह सकता हूं? क्या 7 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या 7 मेरा समृद्ध संख्या है? आपने कहा यस सर, 7 प्लस आयोटा इंटू 0 बराबर 7 आ गया। तो 7 को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। 7 को मैं x प्लस आयोटा y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यस सर, 7 हमारा समृद्ध संख्या है, 7 हमारा वास्तविक संख्या भी है, लेकिन 7 हमारा समृद्ध संख्या भी है, क्योंकि 7 को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। मैं उसको x प्लस आयोटा y के फॉर्म में प्रदर्शित कर पा रहा हूं, मैं उसको x प्लस आयोटा y के फॉर्म में प्रदर्शित कर पा रहा हूं। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं रियल पार्ट बताऊं तो आपने कहा रियल पार्ट सर 7 होगा, और इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, जो आयोटा के साथ आया, काल्पनिक पार्ट कितना है? 0। रियल, वास्तविक कितना है? 7। तो आप लिख लिए दुनिया की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो सभी समृद्ध संख्याएं हैं। आपने कहा पूर्णांक, पूर्णांक ठीक है इंटीजर, लेकिन पूर्णांक होने के साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स नंबर है।
नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है वो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या के साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। 7.2 वास्तविक संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो नंबर का भगवान कॉम्प्लेक्स नंबर है। नंबर का भगवान कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो भी नंबर है वो कॉम्प्लेक्स है। दुनिया की जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है? आप कहेंगे ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल, पूरी तरीके से वास्तविक संख्या। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक पार्ट 0 आ जाए, उसको हम कहते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, उसको हम कहते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छे, मुझे एक बार कमेंट करके बताएं आप सभी लोग, -3 आयोटा ये कौन सा नंबर है? बताइए भाई, -3 आयोटा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? भैया कमेंट वमेंट भी करो, मजा आएगा तभी, कमेंट भी करो। तो आपने कहा सर ये आयोटा के साथ है ना, अगर ये आयोटा के साथ है तो ये हमारा काल्पनिक संख्या है। अगर ये आयोटा के साथ है तो ये काल्पनिक संख्या है। और अगर ये काल्पनिक संख्या है तो क्या इसको हम 0 - 3 आयोटा लिख सकते हैं? आपने कहा यस सर, 0 - 3 आयोटा बराबर -3 आयोटा। और 0 - 3 आयोटा लिखेंगे तो क्या इसको मैं जेड के फॉर्म में लिख पाया? आपने कहा हाँ सर, आपने जेड के फॉर्म में लिख पाया। आप x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और इसका रियल पार्ट कितना है? आपने कहा रियल पार्ट 0 है सर, है ना, वास्तविक पार्ट 0 है सर। और इमेजिनरी पार्ट कितना है? आपने कहा इमेजिनरी पार्ट -3 है सर, इमेजिनरी पार्ट -3 है सर। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? आपने कहा सर ये तो काल्पनिक संख्या है, -3 आयोटा, ये तो हमारा काल्पनिक संख्या है। लेकिन काल्पनिक संख्या के साथ साथ ये हमारा समृद्ध संख्याएं भी हैं, है ना। -3 आयोटा को मैं 0 - 3 आयोटा के फॉर्म में लिख पा रहा हूं। और अगर मैं -3 आयोटा को 0 - 3 आयोटा के फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो -3 आयोटा हमारा कौन सा नंबर है? आपने कहा सर -3 आयोटा तो काल्पनिक है क्योंकि आयोटा के साथ आ रहा है। लेकिन ये आयोटा के साथ साथ x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में भी आ रहा है, इसलिए दुनिया की जितनी भी काल्पनिक संख्याएं हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं, वो समृद्ध संख्याएं भी हैं। जैसे इसके पहले मैंने बताया कि दुनिया की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्या के साथ साथ समृद्ध संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। उसी तरीके से दुनिया की जितनी भी काल्पनिक संख्याएं हैं वो काल्पनिक के साथ साथ समृद्ध संख्याएं भी होंगी। तो -3 आयोटा को आप क्या कहोगे कि सर ये तो हमारा काल्पनिक संख्या है, लेकिन काल्पनिक संख्या के साथ साथ हमारा ये समृद्ध संख्या भी है। मैंने कहा 9.2 आयोटा ये कौन सा संख्या है? आपने कहा 9.2 आयोटा। बताइए भाई 9.2 आयोटा ये कौन सा नंबर है? इसको हम किस में काउंट करेंगे? आपने कहा 9.2 आयोटा आई के साथ आया है। सर अगर ये आई के साथ आया है तो ये इमेजिनरी संख्या होगा, ये काल्पनिक संख्या होगा। लेकिन ये काल्पनिक संख्या के साथ साथ मेरे दोस्त ये समृद्ध संख्या भी है। कैसे? हम लिख सकते हैं 0 + 9.2 आयोटा, 0 + 9.2 आयोटा इज 9.2 आयोटा। तो हमने लिखा z बराबर 0 + 9.2 आयोटा। अगर मैं रियल पार्ट निकालूं तो रियल पार्ट इसका कितना है? 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 9.2। तो ये कौन सा संख्या हो गया? ये हमारा समृद्ध संख्या भी हो गया। तो अभी मैंने क्या बताया दोस्तों? अभी मोटी मोटी एक बात है कि दुनिया के जितनी भी संख्याएं हैं वो समृद्ध संख्याएं हैं।
सभी के सभी वास्तविक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, सभी के सभी इमेजिनरी नंबर वास्तविक वो भी समृद्ध संख्या है, सभी पूर्णांक वो भी समृद्ध संख्या है, सब समृद्ध संख्या है। और ऐसे समृद्ध संख्या को हम क्या कहेंगे, ऐसा समृद्ध संख्या जिसका रियल पार्ट 0 हो उसको हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरी तरीके से काल्पनिक समृद्ध संख्याएं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ऐसी संख्याएं जिनका वास्तविक पार्ट 0 है। जैसे देखो यहां वास्तविक पार्ट 0 है, यहां वास्तविक पार्ट 0 है। ऐसी समृद्ध संख्याएं जिनका वास्तविक पार्ट 0 हो वैसी संख्याओं को हम काल्पनिक समृद्ध संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक समृद्ध संख्याएं कहते हैं। ऐसे समृद्ध संख्याएं जिनका रियल पार्ट 0 हो, वास्तविक पार्ट 0 हो, उसको हम कहते हैं काल्पनिक समृद्ध संख्याएं। ठीक है, अब यहां पे मेन चीज आइएगा, अगर हमारे पास दो समृद्ध संख्याएं हैं, मान लीजिए पहला समृद्ध संख्या x1 प्लस आयोटा y1 है और दूसरा समृद्ध संख्या z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2 है ना। तो जैसे मैं दो इंटीजर को ऐड करता हूं, मैं दो पूर्णांक को ऐड करता हूं, 7 प्लस 3, 8 प्लस 4, 7.2 प्लस 4.2, वैसे ही मैं दो समृद्ध संख्याओं को भी ऐड कर सकता हूं, है ना। तो अगर मैं दो समृद्ध संख्याओं को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, तो आपने कहा कि सर इस समृद्ध संख्या का Z1 जो समृद्ध संख्या है उसका रियल पार्ट कितना है x1, इमेजिनरी पार्ट कितना है y1, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक पार्ट y1, वास्तविक पार्ट x1। अब जो Z2 समृद्ध संख्या है, Z2 समृद्ध संख्या Z2 का रियल पार्ट कितना है x2, इमेजिनरी पार्ट Z2 कितना है, आपने कहा y2। तो अगर मैं दो वास्तविक संख्याओं को ऐड करूंगा, ध्यान रखिएगा, अगर मैं दो वास्तविक संख्याओं को ऐड करूंगा तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूंगा, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होने का मतलब क्या होता है कि काल्पनिक पार्ट से ऐड होगा प्लस वास्तविक पार्ट से ऐड होगा और काल्पनिक पार्ट से ऐड होगा। ठीक है, दो समृद्ध संख्याओं का योग क्या है, अगर मैं दो समृद्ध संख्याओं का योग कर रहा हूं तो दो समृद्ध संख्याओं का योग तभी होगा जब दोनों का क्या ऐड होगा, दोनों का वास्तविक से ऐड होगा और काल्पनिक से ऐड होगा। तो Z1 प्लस Z2 बराबर x1 प्लस x2 प्लस आयोटा कॉमन ले लो y1 प्लस y2। ये बात समझ में आ गया तो एक बार यस सर कर दें, है ना। तो दो समृद्ध संख्याओं का योग क्या होता है, दो समृद्ध संख्याओं का योग क्या होता है कि दो समृद्ध संख्याओं का योग होता है कि जब हम दो समृद्ध संख्याओं का योग करेंगे तो वास्तविक पार्ट वास्तविक से ऐड होगा और काल्पनिक पार्ट काल्पनिक से ऐड होगा। तो इसका वास्तविक पार्ट ऐड हो गया और इसका काल्पनिक पार्ट ऐड हो गया, है ना। तो जैसे दो पूर्णांक को ऐड करने के बाद हमें एक पूर्णांक मिलता है, वैसे ही दो समृद्ध संख्याओं को ऐड करने के बाद भी हमें क्या मिलेगा, एक समृद्ध संख्या मिलेगा। तो अगर मैं इस समृद्ध संख्या का रियल पार्ट निकालूं, वास्तविक मतलब जो बिना आयोटा के आया हो, तो x1 प्लस x2 ये वास्तविक पार्ट है। तो वास्तविक पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज x1 क्या है, आपने कहा x1 जो है वो Z1 का रियल पार्ट है, तो आपने कहा x1 रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड x2 रियल पार्ट ऑफ Z2, है ना। तो आपने निकाल लिया रियल Z1 Z2 इज रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। ये बात समझ में आ गया तो एक बार यस सर कमेंट कर दें सभी लोग, है ना। अगर मैं
इमेजिनरी पार्ट निकालूं Z1 प्लस Z2 का, तो इमेजिनरी मतलब काल्पनिक पार्ट। तो काल्पनिक पार्ट क्या होता है? काल्पनिक पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ आया हो। तो आपने कहा आयोटा के साथ क्या है? आपने कहा आयोटा के साथ सर y1 प्लस y2 है ना? आयोटा के साथ आपने कहा y1 प्लस y2 है। तो आपने कहा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। y1 क्या है? आपने कहा y1 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड y2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है ना? y1 इमेजिनरी पार्ट Z1 एंड y2 इमेजिनरी पार्ट Z2 है। निकल गया? तो यहां से हमारी सारी चीजें निकल के आ गई, है ना? तो अगर हम दो समृद्ध संख्याओं को ऐड करते हैं, दो समृद्ध संख्याओं को ऐड करते हैं, तो दो समृद्ध संख्याओं का ऐड का मतलब दोनों समृद्ध संख्याओं का वास्तविक वास्तविक ऐड होगा और काल्पनिक काल्पनिक पार्ट ऐड होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताइएगा। क्वेश्चन है, लिखिए Z1 इज 6 प्लस 7 आयोटा एंड Z2 इज 9 प्लस 4 आयोटा, है ना? Z1 प्लस Z2 क्या होगा, ये निकालना है आपको। Z1 और Z2 का वास्तविक पार्ट क्या होगा, ये निकालना है। जल्दी से कमेंट में बताइएगा बेटा, आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा वास्तविक पार्ट क्या होगा और Z1 प्लस Z2 का काल्पनिक पार्ट क्या होगा। ये तीन चीज आपको कमेंट में जल्दी से जवाब देना है। तीन चीज आपको जल्दी से जवाब देना है कि हमारे पास दो समृद्ध संख्याएं हैं, हमारे पास दो समृद्ध संख्याएं हैं, दोनों समृद्ध संख्याओं का क्या होगा एडिशन, बताइए। जल्दी कमेंट में जवाब दें, आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट में जवाब दें एक बार। रियल पार्ट क्या होगा और वास्तविक पार्ट क्या होगा, चलिए बताएं। तो आपने कहा Z1 प्लस Z2 करेंगे सर, है ना? तो वास्तविक वास्तविक के साथ ऐड होगा 6 प्लस 9 और आयोटा वाला आयोटा के साथ ऐड होगा, काल्पनिक काल्पनिक के साथ ऐड होगा 7 आयोटा प्लस 4 आयोटा। तो आपने कहा Z1 प्लस Z2 बराबर 9 6 15 और 7 4 11 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 बराबर आ गया 15 प्लस 11 आयोटा। Z1 प्लस Z2 आ गया 15 प्लस 11 आयोटा आ गया भाई, जल्दी बताइए। और 15 प्लस 11 आयोटा का मतलब अगर मैं इसका रियल पार्ट निकालूं तो आपने कहा रियल पार्ट क्या आएगा, आपने कहा 15, वास्तविक पार्ट कितना आएगा 15 और काल्पनिक पार्ट कितना आएगा, जो आयोटा के साथ आया हो, आयोटा के साथ काल्पनिक पार्ट कितना है 11। करेक्ट है? सभी लोग बताएं करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा, करेक्ट है। तो ये दो समृद्ध संख्याओं का योग है, जहां पे हम दो समृद्ध संख्याओं का योग करते हैं। योग करने का मतलब ये होता है कि दोनों समृद्ध संख्याओं के रियल वास्तविक वास्तविक से ऐड होगा और काल्पनिक काल्पनिक से ऐड होगा। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन और जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। Z1 इज 10 प्लस 11 आयोटा, Z2 इज 9 प्लस 7 आयोटा। जल्दी बताएंगे दोस्तों, Z1 प्लस Z2 क्या होगा, Z1 प्लस Z2 का काल्पनिक पार्ट क्या होगा और Z1 प्लस Z2 का वास्तविक पार्ट क्या होगा। वास्तविक पार्ट भी बताइए आप एंड काल्पनिक पार्ट भी बताइए। ये हमें दोनों बताना है, दोनों बताना है, जल्दी बताएं। कमेंट नहीं आ रहे आपके यार, कमेंट होगा तभी तो मजा आएगा, जल्दी बताएं एक बार। आपको ये गारंटी दे रहे हैं इम्तियाज सर कि नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपको बिल्कुल बेसिक से उस लेवल तक करा दिया जाएगा, ट्रिक्स बता दिया जाएगा, सॉल्व करना बता दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा कि आपको जाके पेपर में बस क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने का रूल क्या है कि आपने बताया सर ऐड का मतलब क्या होता है कि वास्तविक वास्तविक से ऐड होगा 10 प्लस 9 19 और काल्पनिक काल्पनिक से होगा 11 7 18 आयोटा। तो अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूंगा, अगर मैं दो समृद्ध संख्याओं को ऐड कर रहा हूं तो दो समृद्ध संख्याओं को ऐड करने का तरीका क्या है कि वास्तविक वास्तविक से ऐड होगा,
10 प्लस 9 19, और काल्पनिक काल्पनिक से ऐड होगा 11 7 18। तो इसका रियल पार्ट कितना आएगा, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 इसका आएगा 19। रियल का मतलब वास्तविक पार्ट, वास्तविक मतलब जो बिना आयोटा के आया हो, जो बिना आयोटा के आया हो उसको हम वास्तविक पार्ट कहते हैं। और काल्पनिक पार्ट कितना होगा, आपने कहा इमेजिनरी, काल्पनिक पार्ट आपका 18 आ गया, काल्पनिक पार्ट आपका 18 आ गया। ठीक है, चलिए अगर मैं अब ये कह रहा हूं कि Z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, ये समीकरण 1 है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक पार्ट और वास्तविक पार्ट हमने निकाल लिया x1 और y1, और हमारे पास दूसरी समृद्ध संख्या है Z2, x2 प्लस आयोटा y2, और कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का वास्तविक पार्ट है x2 और काल्पनिक पार्ट है y2। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि दो समृद्ध संख्याओं का योगफल क्या होगा, दो समृद्ध संख्याओं का योगफल। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं दो समृद्ध संख्याओं को माइनस कर दूं तो क्या होगा, दो समृद्ध संख्याओं का सब्ट्रैक्शन, दो समृद्ध संख्याओं का माइनस। तो दो, जैसे दो समृद्ध संख्याओं का योगफल में क्या था कि दोनों के काल्पनिक पार्ट को ऐड किया जाएगा और दोनों के वास्तविक पार्ट को ऐड किया जाएगा। इसी तरह माइनस में क्या होता है, वास्तविक पार्ट वास्तविक से माइनस होगा, वास्तविक पार्ट वास्तविक से माइनस होगा, और काल्पनिक पार्ट काल्पनिक से माइनस होगा, काल्पनिक पार्ट काल्पनिक से। तो हमने कहा Z1 माइनस Z2 इज x1 माइनस x2 प्लस, यहां से आयोटा कॉमन ले लो, y1 माइनस y2, है ना। तो जैसे हम समृद्ध संख्याओं का योगफल करते हैं कि दो समृद्ध संख्याओं का योगफल में वास्तविक को वास्तविक से ऐड करना है और काल्पनिक को काल्पनिक से ऐड करना है, ऐसे ही समृद्ध संख्याओं के घटाने में, सब्ट्रैक्शन में भी वही चीज है कि अगर हम दो समृद्ध संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करेंगे, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज टेल मी डेली क्लास टाइम। डेली क्लास टाइम इज 12 PM है ना, डेली क्लास टाइम इज 12 PM। सो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 का रियल पार्ट कितना होगा, आपने कहा रियल पार्ट जो होगा विदाउट आयोटा x1 माइनस x2, है ना। और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, आपने कहा जो इसकी वास्तविक संख्या काल्पनिक पार्ट होगी जो आयोटा के साथ आएगी वो y1 माइनस y2 होगा। तो अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहा हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योगफल कर रहा हूं, तो भी हमें क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटा रहा हूं, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, तो भी हमें क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तरीका वही है कि रियल रियल के साथ होगा और वास्तविक वास्तविक के साथ होगा, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जल्दी से मुझे बताएंगे, देखते हैं कौन जवाब देता है, फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। Z1 इज 12 प्लस 8 आयोटा और Z2 इज 8 प्लस 4 आयोटा। Z1 माइनस Z2 बताइए, पहला Z1 माइनस Z2 क्या होगा, Z1 माइनस Z2 का वास्तविक पार्ट क्या होगा और Z1 माइनस Z2 का काल्पनिक पार्ट क्या होगा, है ना। जल्दी से बताएं मुझे एक बार। मैंने फिर से बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करा दूंगा बेटा, टेंशन नहीं लेने का। आप डेली लाइव क्लास करिए, अगर आपके एक क्वेश्चंस भी रुक जाएंगे तो बताइएगा। आप कोई भी एग्जाम दे दे, टीचिंग में कोई भी एग्जाम दे दे, है ना, आप कोई भी एग्जाम दे दे, मैं बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक करा दूंगा। बताइए भाई।
अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करूंगा तो माइनस करने का तरीका बताया तो है, Z1 माइनस Z2 इज वास्तविक, वास्तविक से माइनस होगा 12 माइनस 8 और काल्पनिक, काल्पनिक से माइनस होगा 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा। तो आपने कहा Z1 माइनस Z2 इज 12 माइनस 8 से 4 प्लस 4 आयोटा। 4 प्लस 4 आयोटा आ रहा है, बताइए क्या 4 प्लस 4 आयोटा आ रहा है? अगर हमें माइनस करना है तो 12 में से 8 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा और 8 में से 4 माइनस होगा तो 4 आएगा। अगर मैं काल्पनिक निकालूं कॉम्प्लेक्स नंबर का तो जो विदाउट आयोटा है, जो बिना आयोटा के साथ आया है, उसको हम काल्पनिक पार्ट कहते हैं। तो Z1 माइनस Z2 का काल्पनिक पार्ट कितना है? 4 वास्तविक पार्ट, और काल्पनिक पार्ट भी क्या है? जो आयोटा के साथ आया है, काल्पनिक पार्ट भी 4 है। काल्पनिक पार्ट भी क्या है? 4 है। क्या यहां तक बात समझ में आ गया? चलिए, तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। हमने अभी दो ही चीज बताया कि अगर हमारे पास सम्मिलित संख्याएं हैं तो दो सम्मिलित संख्याओं का हम योगफल कैसे करते हैं। दो सम्मिलित संख्याओं का योगफल मतलब दोनों का वास्तविक संख्या को ऐड करेंगे और घटाना है तो वास्तविक को वास्तविक से घटाएंगे और काल्पनिक को काल्पनिक से घटाएंगे। अब एक क्वेश्चन बताइए आप सभी लोग, 1/2 प्लस 3/4 आयोटा प्लस 1/3 प्लस 3/2 आयोटा माइनस 2 प्लस 2 आयोटा, बताइए भाई क्या आएगा? कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके ठीक है, कभी ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो आपने क्या बोला कि देखिए यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को पहले ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है तो ये वास्तविक संख्या है और ये वास्तविक संख्या है, दोनों को ऐड कर दो 1/2 प्लस 1/3 प्लस ये काल्पनिक संख्या है और ये भी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अब इसको पहले आप अलग रखिए क्योंकि ये तो घटा रहा है। तो अगर ऐड कर रहा है तो ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक है, ये भी वास्तविक है तो 1/2 प्लस 1/3 कर दिया, और ये काल्पनिक है 3/4 और ये भी काल्पनिक है 3/2। तो अगर मैं यहाँ पे 6 एलसीएम ले लूं, 6 एलसीएम ले लूं तो यह आ जाएगा 3 + 2, और यहां से 4 एलसीएम ले लूं तो यह आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा। अब यह आ जाएगा -2 + 2 आयोटा। तो आपने कहा क्या 3 to 5, 5/6, इसका काल्पनिक पार्ट, वास्तविक पार्ट आ जाएगा 6 3 9 आयोटा बटे 4, इसका काल्पनिक पार्ट आ जाएगा। ठीक है, पहले मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, दोनों सममित संख्याओं को ऐड किया, ये वास्तविक वास्तविक से ऐड हो गया, ये काल्पनिक काल्पनिक से ऐड हो गया। तो 6 3 2 5/6 4, 3 + 6 आयोटा, और ये अब हम माइनस करेंगे, अब हम माइनस करेंगे, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पहली सममित संख्या है, ये दूसरी सममित संख्या है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 5/6 वास्तविक है और ये -2 वास्तविक वास्तविक के साथ आ गया। काल्पनिक कितना है? 9/4 आयोटा, और ये आ जाएगा -2 आयोटा, ये काल्पनिक है। तो आपने कहा 6 दूनी 12, 5 - 12 से आ जाएगा 7/6। भाई एलसीएम ले लो ना, 6 दूनी 12/6, ये आ जाएगा -7/6, और 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 9 आयोटा -8 आयोटा बाई 4, तो आ जाएगा -7/6 प्लस आयोटा बटे 4। आप में से कितने लोगों का यही जवाब आया है? जल्दी बता दें, आप में से कितने लोगों का यही जवाब आया है? तो यहां पे देखिए आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, 1/2 और 1/3, ये इसका वास्तविक पार्ट था, और 3/4 और 3/2 आया था, ये काल्पनिक पार्ट था।
तो 3 दूनी 6, 3 2 5/6 इसका वास्तविक पार्ट आ गया। 4 ले लिया तो 3 + 6 9 आयोटा, ये काल्पनिक आ गया। तो 5/6 - 2 रियल, 9/4 - 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा -7/6 प्लस आयोटा/4। क्या ये बात समझ में आ गया? जल्दी बताएं एक बार, फटाफट बताइएगा बेटा। आ गया? तो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं बेटा, है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा। 7 + 3 आयोटा प्लस 8 + 4 आयोटा -3 + 4 आयोटा क्या होगा? जल्दी बताएं, जल्दी से सभी लोग सॉल्व करके बताएं, जल्दी से सॉल्व करके बताएं, जल्दी से बताएं। जल्दी बताइए भाई। अभी मैंने बताया बेटा, अभी मैंने बताया है, उसी अप्रोच पे करना है आपको। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है ना। देखो, ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, ऐड हो जाएगा 7 + 8, और ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा -3 + 4 आयोटा, है ना 3 + 4 आयोटा। तो आपने कहा 8 7 15, 4 3 7 आयोटा -3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। तो मैंने पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया, पहले मैंने दोनों समृद्ध संख्याओं को ऐड कर दिया, है ना। तो ये आपका वास्तविक पार्ट था, ये वास्तविक पार्ट था। तो 8 7 15, और ये काल्पनिक, ये काल्पनिक, 4 3 7 आयोटा। अब आगे क्या कह रहा है कि यहां पे दो आपकी समृद्ध संख्याएं हैं जिनको माइनस कर रहा है। तो 15 - 3, वास्तविक को वास्तविक के साथ माइनस करो, और काल्पनिक प्लस माइनस से -4 आयोटा। तो 15 - 3 से 12, 7 - 4 से 3 आयोटा। क्या यही जवाब आ रहा है? बताइए, जल्दी बताएं एक बार। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास समृद्ध संख्याएं हैं तो हम समृद्ध संख्याओं को कैसे योग कर सकते हैं और कैसे हम उनको घटा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? एक बार यस सर करें, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं, है ना। इसके बाद हम सभी पीवाईक्यूज भी करेंगे, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए अच्छे से, है ना। सारी चीज मैं बता दूं आपको, मापांक क्या होता है ना, सब कुछ बता दूं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए Z1 = Z2, अगर दो समृद्ध संख्याएं बराबर है ना। मैंने कहा कि अगर हमारे पास दो समृद्ध संख्याएं हैं, मान लीजिए पहली समृद्ध संख्या x1 प्लस आयोटा y1 है, और दूसरी समृद्ध संख्या x2 प्लस आयोटा y2 है। अगर हमारे पास दो समृद्ध संख्याएं हैं और दो समृद्ध संख्याएं हमारी प्रीति कश्यप IM8, ओके, मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर हमारे पास दो समृद्ध संख्याएं हैं और दोनों समृद्ध संख्याएं बराबर हैं, तो दो समृद्ध संख्याएं बराबर तभी होंगी जब दोनों का वास्तविक पार्ट बराबर हो, यानी x1 x2 के बराबर हो, x1 x2 के बराबर हो, और और y1 y2 के बराबर हो, काल्पनिक काल्पनिक के बराबर हो। याद रखिएगा। तो अगर आपसे कह रहा है कि दो समृद्ध संख्याएं हैं, अगर दो समृद्ध संख्याएं बराबर हैं, तो दो समृद्ध संख्याएं तभी बराबर हो सकती हैं जब जब रियल रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। टू कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होगा जब दोनों का रियल पार्ट
एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होगा जब दोनों का रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकता है। तो ये कंडीशन है कि देखिए पहला आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, और ये कह रहा है ये दोनों बराबर हैं। तो Z1 बराबर क्या होता है x1 प्लस आयोटा y1, Z2 बराबर क्या होता है x2 प्लस आयोटा y2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होगा जब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x1, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x2 हो, और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट y1 और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का y2 इक्वल है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होगा। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइएगा। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई आयोटा बराबर 6 प्लस 4 आयोटा है, तो 3x प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी बताएं। अब यहां पे आपको दोस्तों दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो देखिए ये विदाउट आयोटा आया, यानी x प्लस वाई क्या है, देखिए यहां पे इक्वल है ना, तो ये किसके बराबर होगा 6 के बराबर, क्योंकि x प्लस वाई वास्तविक है और ये आयोटा के साथ आया, यानी x माइनस वाई जो है वो काल्पनिक है। तो वही वाला अप्रोच मैंने लगा दिया। यहां पे क्वेश्चन में दिया था कि अगर हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समृद्ध संख्याएं बराबर हैं, तो दो समृद्ध संख्याएं बराबर तभी हो सकती हैं जब पहली समृद्ध संख्या का वास्तविक पार्ट दूसरे समृद्ध संख्या के वास्तविक पार्ट के बराबर हो और पहले का काल्पनिक पार्ट दूसरे के काल्पनिक पार्ट के बराबर हो। तो प्लस वाई एंड माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स से 2x, 6 4 10, तो x बराबर 10/2, तो x का मान कितना आ गया 5। अब इस 5 को इक्वेशन 1 में रख दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 5। क्या x का मान 5 और y का मान 1 आया है? एक बार आप सभी लोग बता दें, क्या x का मान 5 है ना। अब यहां से x का मान 5 और y का मान 1 आ गया, तो अब आपको निकालना है 3x प्लस 2y। तो 3 इंटू एक्स की जगह 5, y की जगह 1, तो 15 प्लस 2 इज 17। आप में से कितने लोगों का जवाब 17 आया है, जल्दी बता दें। प्रीति कश्यप, अकील अहमद और भी जितने लोग हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं यस सर समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था वो समृद्ध संख्याएं, इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर था कि यदि दो समृद्ध संख्याएं बराबर हैं तो दो समृद्ध संख्याएं तभी बराबर होंगे जब पहले समृद्ध संख्या का वास्तविक पार्ट दूसरे समृद्ध संख्या के वास्तविक पार्ट के बराबर हो और काल्पनिक पार्ट के बराबर हो। ये बात समझ में आ गया तो जल्दी बताएं, फिर मैं एक क्वेश्चन दूं। आ गया? आइए नेक्स्ट। थ्री एक्स प्लस 4y 2x प्लस वाई 3x माइनस वाई इज 10 प्लस 12 आयोटा। तो 5x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बताएं भाई, सभी लोग जवाब दें। अब ये क्वेश्चंस किस कॉन्सेप्ट पे है, तो आपने कहा कि दो समृद्ध संख्याएं हैं, दो समृद्ध संख्याएं हैं। पहला समृद्ध संख्या 2x प्लस वाई
आयोटा 3x माइनस वाई बराबर 10 प्लस 12 आयोटा। तो 5x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। 5x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर दो समृद्ध संख्याएं बराबर होंगी, अगर दो समृद्ध संख्याएं बराबर होंगे तो पहले समृद्ध संख्या का वास्तविक पार्ट दूसरे समृद्ध संख्या के वास्तविक पार्ट के बराबर होगा और पहले समृद्ध संख्या का काल्पनिक पार्ट दूसरे समृद्ध संख्या के काल्पनिक के पार्ट के बराबर होगा। बताइए भाई। चलिए बताइएगा। तो आपने यही कहा कि देखिए सर ये वास्तविक पार्ट है और ये वास्तविक पार्ट है, तो 2x प्लस वाई जो है वो 10 के बराबर होगा समीकरण 1 एंड 3x माइनस वाई 12 के बराबर होगा समीकरण 2। तो ये वास्तविक वास्तविक के बराबर होगा, काल्पनिक काल्पनिक के बराबर होगा। ये किस कॉन्सेप्ट पे है? आपने कहा यहां पे दो समृद्ध संख्याएं अगर बराबर हैं, क्योंकि यहां पे देखिए ये पहली समृद्ध संख्या है बराबर ये दूसरी समृद्ध संख्या है। तो अगर दो समृद्ध संख्याएं बराबर हैं, अगर दो समृद्ध संख्याएं बराबर हैं तो पहले समृद्ध संख्या का वास्तविक पार्ट दूसरे समृद्ध संख्या के वास्तविक पार्ट के बराबर होगा और पहले समृद्ध संख्या का काल्पनिक पार्ट दूसरे समृद्ध संख्या के काल्पनिक पार्ट के बराबर होगा। तो अब ये आपका कट गया, कट गया। तो ये कितना आ गया? आपने 3 2 5x बराबर 22, x बराबर कितना आ गया? 22/5 है ना। x का मान हमारा आ गया 22/5, x का मान आ गया 22/5। अब इस x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दो, तो रख देते हैं x में। तो 2 इंटू एक्स की जगह 22/5 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 22 दूनी के 44, 44/5, 50 माइनस 44, तो y का मान आ गया 6/5 है ना। तो x का मान आ गया 22/5 और y का मान आ गया 6/5, दोनों मान आ गया। x का मान आ गया 22/5 और y का मान आ गया 6/5। अब हमें निकालना था 5x प्लस वाई, तो आपने कहा 5x की जगह 22/5 प्लस y की जगह 6/5, तो ये कट गया, तो यह जाएगा 22 प्लस 6/5। एलसीएम ले लो 5, तो यह जाएगा 110 प्लस 6 यानी 116/5। तो इसका करेक्ट जवाब 116/5 आएगा, 116/5 आएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो यहां पे भी दो समृद्ध संख्याएं थी, समृद्ध संख्या का ये वास्तविक पार्ट और ये वास्तविक पार्ट बराबर आ गया, तो 2x प्लस वाई बराबर 10 और 3x माइनस वाई काल्पनिक पार्ट है और 3x वाई काल्पनिक पार्ट बराबर है, तो x बराबर 22/5। इस x का मान हमने यहां पे रख दिया है ना, तो y हमें पता चल गया और y और x का मान हमने रख दिया। तो ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गया? जल्दी से बता दिया यार, एक बार कमेंट तो करो सभी लोग, हाँ यस सर। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं दोस्तों। हमने कहा आयोटा जो है -1 होता है, अगर मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो -1 की पावर 1/2 होता है, -1 की पावर 1/2। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आयोटा का घातांक अगर पूर्णांक है तो क्या होगा। आयोटा के पूर्णांक घातांक, पूर्णांक घातांक, तो आयोटा के पावर देख लिया मैंने -1/2। अगर मैं आयोटा के पावर 2 निकालूं तो आयोटा के पावर 2 का मतलब आयोटा गुणे आयोटा, आयोटा का मान है -1 के पावर 1/2 एंड आयोटा का मान है -1 के पावर 1/2। ठीक है, तो आयोटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयोटा का पूर्णांक घातांक, यानी आयोटा के पावर 1 कितना होता है, आयोटा के पावर 2 कितना होता है, आयोटा के पावर 3 कितना होता है, आयोटा के पावर 4 कितना होता है, आयोटा के पावर 5 कितना होता है।
इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, है ना। तो आयोटा को हमने बता दिया कि आयोटा इज अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 का मतलब -1/2। तो अब देखो यहां दोनों जगह बेस सेम है, -1। तो अगर ये घात 1/2 है, 1/2 है, तो -1/2 1/2 इज 1, यानी -1 आ जाएगा। तो अगर आयोटा का घातांक 1 है तो उसकी वैल्यू -1 है, आयोटा के घात 2 की वैल्यू -1 है ना। अगर मैं आयोटा के पावर 3 निकालूं तो इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना है, -1 इंटू आयोटा। तो आयोटा के घात 3 कितना है, माइनस आयोटा। तो आयोटा का हम पूर्णांक घातांक पढ़ रहे हैं कि आयोटा के पावर 1 कितना है, आयोटा के पावर 2 कितना है, आयोटा के पावर 3 कितना है, आयोटा के पावर 4, आयोटा के घात 2, आयोटा के घात 2, आयोटा के घात 2 इज -1, आयोटा के घात 2 इज -1, तो माइनस माइनस +1। तो आयोटा के घात 4 इज 1। तो मैंने आयोटा का घात 1 देख लिया कितना आ गया, आयोटा का घात 2 देख लिया कितना आ गया, आयोटा के घात 3 देख लिया कितना आ गया, आयोटा के घात 4 देख लिया कितना आ गया। अब आगे बताएं आयोटा के घात 5। तो आपने कहा आयोटा के घात 4 इंटू आयोटा, और आयोटा का घात 4 1 है, तो 4 इंटू 1 से आयोटा। तो आयोटा का घात 5 किसके बराबर है, आयोटा के घात 1 के बराबर है। तो मैं जो आयोटा का घातांक देख रहा था तो 4 तक तो अलग अलग आया, लेकिन आयोटा के पावर 5 के घातांक की वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 1 की है। आयोटा के पावर 6 की, यानी आयोटा के पावर 2, 4 इंटू 2, आयोटा के पावर 4 1 है, इंटू आयोटा के पावर 2, यानी आयोटा के पावर 6 की भी वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 2 की है। तो यहां से क्या बात समझ में आ रहा है कि सर आयोटा का जो घात है वो 4 तक तो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, बोर्ड कलर डार्क है, आयोटा के पावर 4 तक तो अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, लेकिन आयोटा के पावर 5 की वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 1 की है, आयोटा के पावर 6 की वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 2 की है, और आयोटा के पावर 7 अगर मैं निकालूं तो आपने कहा आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 3, एंड आयोटा के पावर 4 कितना है 1 इंटू आयोटा के पावर 3। तो आयोटा के पावर 7 की वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 3 की है, एंड आयोटा के पावर 3 कितना है, माइनस आयोटा। अब मैं कहूंगा आयोटा के पावर 8, तो आपने कहा आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 4 1 है, आयोटा के पावर 4 1 है, तो ये फिर 1 आ गया। तो आयोटा के पावर 4 तक तो अलग अलग आ रहा है, आयोटा के पावर 4 तक तो अलग अलग आ रहा है, लेकिन आयोटा के पावर 5 की वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 1 की है, आयोटा के पावर 6 की वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 2 की है, आयोटा के पावर 7 की वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 3 की है, आयोटा के पावर 8 की भी वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 4 की है। ये बात एक बार देख लीजिए आप सभी लोग, है ना। तो अब हमने क्या देखा दोस्तों, हमने ये कहा कि आयोटा के पावर 1, आयोटा के पावर 2, आयोटा के पावर 3, आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 2 -1 है, आयोटा के पावर 3 माइनस आयोटा है, आयोटा के पावर 1 है, और आयोटा आयोटा है। आयोटा के पावर 5 की वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 1 की है, आयोटा के पावर 6 की वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 2 की है, आयोटा के पावर 7 की वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 3 की है, आयोटा के पावर 8 की वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 4 की है, आयोटा के पावर 9 की वही वैल्यू है जो आयोटा की है, आयोटा के पावर 10 की वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 2 की है, आयोटा के पावर 11 की वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 3 की है, आयोटा के पावर 12 की वही वैल्यू है, यानी ये 4 पे रिपीट कर रहा है। आयोटा का जो घातांक है वो 4 पे रिपीट कर रहा है। आयोटा के पावर 4 तक तो वैल्यू अलग अलग आएगा, आयोटा का जो पूर्णांक घातांक है वो 4 तक तो अलग अलग आएगा, लेकिन आयोटा के पावर 5 का वही वैल्यू है जो आयोटा के पावर 1 का है, आयोटा के पावर 6 भी वही है जो आयोटा के पावर 2 है,
आयोटा के पावर 7 भी वही है जो आयोटा के पावर 3 है, आयोटा के पावर 8 भी वही है जो आयोटा के पावर 4 है, आयोटा के पावर 9 भी वही है जो आयोटा के पावर 1 है। तो 4 के बाद रिपीट कर रहा है। अगर मैं ये आपको क्वेश्चन दे दूं कि आयोटा के पावर 14 का मान ज्ञात कीजिए, आयोटा के पावर 14 का मान ज्ञात कीजिए, आयोटा के जो घातांक है वो 14 है, आयोटा का जो घातांक है वो 14 है, उसका मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आयोटा का घातांक ही तो निकाल रहा हूं, तो हमें पता है कि आयोटा कितने पे रिपीट कर रहा है, आपने कहा 4 पे। सर आयोटा का घातांक कितने पे रिपीट कर रहा है, 4 पे। तो हम किससे भाग देंगे, हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 पे रिपीट कर रहा है। 4 को भाग दिया 14 से, 4 तिहाई 12, शेषफल कितना आ गया, 2। तो आयोटा के पावर 14 नहीं देखना है, आयोटा के पावर 2 देखना है, शेषफल वाला पावर देखना है, शेषफल वाला। तो आप कहेंगे सर ये 3 क्या है, तो ये 4 की 3 सर्कल लगाएगा। देखो 14 कहां रुकेगा, 14 2 पे रुकेगा। तो आयोटा के पावर 2 कितना होता है, -1। आयोटा के पावर 2 माइनस। तो अगर आयोटा के पूर्णांक घातांक बहुत बड़ा है, तो हमें पता है कि आयोटा का जो पूर्णांक घातांक है वो 4 पे रिपीट करता है। कितने पे रिपीट करता है, 4 पे। तो हमें किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 4 से, क्योंकि 4 पे रिपीट करता है। और 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा, जैसे यहां शेषफल 2 आ गया, तो आयोटा के पावर 2 देखना है। बात समझ में आ गया। तो अगर आयोटा का घातांक जो है हमारा पूर्णांक है, तो उसको हम 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने पर हम शेषफल देखेंगे, शेषफल क्या है वही हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइएगा, जल्दी से बताएंगे एक बार। आयोटा के पावर 39 का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से जवाब दे भाई, जल्दी से सभी लोग जवाब दें। हम इसको किससे भाग देंगे, जल्दी बताएं एक बार। जल्दी से बताएं, हम इसको किससे भाग देंगे, किससे भाग। पिछले साल 2018 में एलटी ग्रेड से कॉम्प्लेक्स नंबर से 10 क्वेश्चन आए थे, 10, है ना। तो आपने कहा 4 से भाग देंगे। सर ये 39 है, तो 4 से भाग दे दीजिए। 4 9 36, शेषफल कितना आ गया, 3। तो हमें 39 नहीं देखना है, हमें किसका देखना है, शेषफल वाला देखना है। शेषफल कितना है, 3। हमने क्या बोला कि अगर आयोटा का घातांक पूर्णांक में है, तो उसको हम 4 से भाग देते हैं, क्योंकि 4 भी रिपीट कर रहा है। 4 पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो 4 से भाग देने पर हम शेषफल देखेंगे, कितना आ गया, शेषफल 3 आ गया। तो हम 39 का पावर नहीं देखेंगे, 3 का देखेंगे। और आयोटा के पावर 3 का मान कितना है, आपने कहा आयोटा के पावर 3 का मान माइनस आयोटा है। तो आयोटा के पावर 3 का मान कितना है, आपने कहा माइनस आयोटा है। आयोटा के पावर 3 की वैल्यू कितना है, माइनस आयोटा है। तो इसका करेक्ट जवाब कितना आएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, इस बड़े वाले भाग पावर को 4 से भाग देते हैं। 4 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि 4 पे रिपीट करता है। शेषफल कितना आ गया, 3। तो आयोटा के पावर 3 का देखना है। एंड आयोटा के पावर 3 आपने क्या बोला, आयोटा के पावर 3 इज माइनस आयोटा। आयोटा के पावर 3 इज माइनस आयोटा। क्लियर है, यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। आयोटा के पावर 113 का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से जवाब दें। 113। जल्दी बताइए भाई, सभी लोग कमेंट में जवाब दें। देखिए घातांक 113 है,
है ना। तो हमें पता है किससे भाग देना है, 4 से, क्योंकि 4 पे रिपीट करता है। 4 दूनी 8, 33, 4 8 32, शेषफल कितना आ गया, ए। तो आपको आयोटा की पावर 1, शेषफल मतलब आयोटा की पावर 1, एंड आयोटा की पावर 1 मतलब -√1। ठीक है। भाई घातांक 113 है, 113 को हमने 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 33, 4 वाटे 32, शेषफल कितना आ गया, 1। तो 1 देखना है, और आयोटा के घात 1 कितना होगा, आयोटा ही होगा, आयोटा ही होगा। ठीक है। तो जल्दी से एक बार फटाफट सभी लोग जवाब दें यार। आयोटा के पावर 14, आयोटा के पावर 15, प्लस आयोटा के पावर 16, प्लस आयोटा के पावर 17 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए भाई। बताओ, सभी लोग कमेंट में जवाब दें, सभी लोग जवाब दें। आयोटा की पावर 14 प्लस आयोटा की पावर 15, आयोटा की पावर 14 प्लस आयोटा की पावर 15 प्लस आयोटा की पावर 16 प्लस आयोटा की पावर 17 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि आयोटा का घातांक को 4 से भाग देना है ना। तो 4 से भाग देंगे 14 को, अगर 4 से 14 को भाग देंगे तो 4 3 12, शेषफल कितना आएगा, 2। तो आपने कहा यहां 4 से भाग देने पर शेषफल 2 आ रहा है, यहां 4 से भाग देंगे शेषफल 3 आ रहा है, यहां 4 से भाग देंगे शेषफल 0। शेषफल 0 का मतलब, अगर मैं 4 को 16 से भाग दे रहा हूं, 4 चौके 16, शेषफल 0 आने का मतलब वो 4 का मल्टीपल ही है, तो 0 आने का मतलब 4 का ही दीजिए, 4 का ही दीजिए। 4 को 17 से भाग दीजिए, शेषफल कितना आ गया, 1। हमने सबको 4 से भाग दे दिया, है ना। तो आयोटा के पावर 2 कितना होता है, -1। देखिए ये सब आपको लिखा गया है। आयोटा के पावर 2 की वैल्यू -1, आयोटा के पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 की वैल्यू 1, और आयोटा के पावर 1 की वैल्यू आयोटा, है ना। ये मैंने आपको लिखवा दिया है, इसको याद कर लें, इसको आप याद कर लें जल्दी से। तो आयोटा के पावर 3 की वैल्यू कितना है, आपने कहा माइनस आयोटा। आयोटा के घात 4 की वैल्यू कितना है, 1। आयोटा के घात 1 की वैल्यू आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा गया, -1 + 1 गया, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। तो अगर 4 लगातार पूर्णांक है, लगातार 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर है, 14 15 16 17, तो अगर 4 लगातार इंटीजर होगा आयोटा में, तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी। अगर मैं ऐसे कह दूं कि आयोटा के पावर 100, आयोटा के पावर 101, आयोटा के पावर 102, आयोटा के पावर 103, है ना। तो मैंने कहा 4 लगातार पूर्णांक है, इसकी वैल्यू 0। निकालने का जरूरत ही नहीं है। अगर आयोटा के पावर कंजिक्यूटिव इंटीजर है, लगातार 4 इंटीजर है, तो उसका मान 0 ही होगा। मैंने कह दिया आयोटा के पावर 61, आयोटा के पावर 62, आयोटा के पावर 63, आयोटा के पावर 64, तो इसका भी मान कितना होगा, 0 होगा। अगर आयोटा के घात लगातार 4 इंटीजर है, चाहे इंटीजर कहीं से भी हो, अगर लगातार 4 पूर्णांक है, कोई भी हो, तो उसको निकालने का जरूरत नहीं है, उसका मान 0 होगा बेटा। कितना होगा, 0। तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। आयोटा के पावर 1009, आयोटा के पावर 1010, आयोटा के पावर 1011, आयोटा के पावर 1012 का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, बिना सॉल्व किए सभी लोग जवाब दें, बिना सॉल्व किए सभी लोग जवाब दें, क्या होगा। बिना सॉल्व किए सभी लोग जवाब दें।
बिना सॉल्व किए सभी लोग जवाब दें। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? सभी लोग जवाब दें एक बार जल्दी से। आपने कहा आयोटा के पावर 1009 पूर्णांक है, 1010 पूर्णांक है, 1011 पूर्णांक है, 1012 पूर्णांक है, 1012 पूर्णांक है। तो आपने कहा 4 लगातार पूर्णांक है सर, और 4 लगातार पूर्णांक होगा, 4 लगातार पूर्णांक होगा, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। मान कितना आ जाएगा? 0। सीधे हम क्या लिख देंगे? 0। तो अगर आयोटा के पावर 4 लगातार पूर्णांक होगा तो उसका मान कितना आ जाएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। हाँ या ना? तो अगर मैंने ये कहा आयोटा के पावर n, आयोटा के पावर n प्लस 1, आयोटा के पावर n प्लस 2, आयोटा के पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा के पावर n प्लस 4 का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी बताएं। जहां n हमारा क्या है, जहां n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, जहां n हमारा नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n, n जो बिलोंग्स टू n है, n प्राकृतिक संख्या है, n हमारा प्राकृतिक संख्या है। बताएं क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा? तो आपने कहा आई के पावर n इंटू आई आयोटा प्लस आयोटा के पावर n इंटू आयोटा के पावर 2, अगर यहां कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस आयोटा के पावर n इंटू आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर n इंटू आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 4। वैसे भी आप क्या कहेंगे कि कहेंगे सर देखिए n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, ये 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर है, ये 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर है, 4 लगातार पूर्णांक है, और 4 लगातार पूर्णांक है, 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर है, तो इसका सम 0 होगा, है ना? जो मैंने अभी बताया है कि अगर 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर होगा, 4 लगातार पूर्णांक होगा, तो उसका सम 0 होगा, है ना? तो अगर मैं आयोटा के पावर n कॉमन ले लूं तो ये कितना आएगा? आयोटा प्लस आयोटा के पावर n कॉमन है, आयोटा के पावर 2, आयोटा के पावर n कॉमन है, आयोटा के पावर 3, आयोटा के पावर n कॉमन है, आयोटा के पावर 4, है ना? आयोटा के पावर 4, तो आयोटा के पावर n, आयोटा, आयोटा के घात 2 क्या होता है? आयोटा के घात 2 इज -1, ये हमें पता है। आयोटा के घात 2 इज -1, आयोटा के घात 3 इज माइनस आयोटा, घात इज माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 इज 1, ये कट गया, ये कट गया, तो आयोटा के पावर n इंटू 0 से कितना आ जाएगा? 0। ठीक है? समझ में आ गया? तो अगर ये आप बना लीजिए कि 4 कंजिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा जो होता है वो 0 होता है। एक क्वेश्चन जल्दी से जवाब देंगे। आयोटा के पावर 1 प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस डॉट 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 आयोटा के पावर 13 प्लस आयोटा के पावर 14 का मान याद कीजिए। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आयोटा के पावर 1 प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 प्लस आयोटा के पावर 5 प्लस आयोटा के पावर 6 प्लस आयोटा के पावर 7 प्लस डॉट 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 आयोटा के पावर 14, आयोटा के पावर 14 तक जा रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से जवाब दें आप सभी लोग। आयोटा के पावर 14 तक जा रहा है, तो देखो मैं एक बार समझा रहा हूं। आयोटा के पावर 1, 2, 3, 4, इसको आपने अलग लग दिया, फिर आइए 5, 7, 8, इसको फिर मैंने अलग रख दिया, प्लस आयोटा के पावर 9, आयोटा के पावर 10, आयोटा के पावर 11, आयोटा के पावर 12 अलग रख दिया, आयोटा के पावर 13, आयोटा के पावर 14। तो अब हमने क्या कहा कि 4 लगातार इंटीजर है,
4 कंजिक्यूटिव इंटीजर है, 1 2 3 4, तो इसका मान कितना आ जाएगा, सीधे 0 आएगा, सीधे 0। आपने कहा यहां पे भी देखिए सर 5 से 8 है, 5 6 7 8, तो यहां पे भी 4 लगातार इंटीजर है। यही तो मैं पढ़ा रहा हूं कि अगर आयोटा के घात 4 लगातार इंटीजर है, कंजिक्यूटिव इंटीजर है लगातार 4, तो उसका मान सॉल्व करने पे 0 ही आएगा, तो ये भी 0 आ गया। आपने कहा सर यहां पे भी देखिए 9 से 12, 4 लगातार इंटीजर है, 9 10 11 12, तो इसका भी मान कितना आएगा, 0, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 13, तो 4 को अगर मैंने 13 से भाग दिया, 4 3 12, शेषफल कितना आ गया 1, तो हमने देखा आयोटा के पावर 1। और 4 को हमने 14 से भाग दिया, तो 4 3 12, शेषफल कितना आ गया 2, तो यह आ जाएगा आयोटा के पावर 2। तो हमने कहा आयोटा के पावर 1 प्लस आयोटा के पावर 2 आ गया, आयोटा के पावर 1 प्लस आयोटा के पावर 2, तो देखो ये 0 0 0 से 0 आ गया, ये आयोटा प्लस आयोटा के पावर 2। और अभी हमने बताया है कि आयोटा के पावर 2 इज -1, आयोटा के घात 1 इज आयोटा, तो यह आ जाएगा आयोटा, आयोटा के घात 2 इज -1, तो फाइनल आंसर इज आयोटा -1, आयोटा -1। क्या ये बात समझ में आ गया, जल्दी से बता दें। प्रीति कश्यप, अकील अहमद, ठीक है, समझ में आ गया बात दोस्तों, जल्दी से एक बार कमेंट कर दे फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। आयोटा के पावर 61, आयोटा के पावर 62, डॉट 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 डॉट, आयोटा के पावर 79, आयोटा के पावर 80 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा आयोटा के पावर 61 है ना, तो देखो बेटा 61 4 लगातार क्या होगा, 61 62 63 64, तो 61 से 64 0 आ जाएगा, 61 62 63 64 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 लगातार इंटीजर है, उसका मान 0 होगा। 65 66 67 68, 65 से लेके 68 तक ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी लगातार 4 इंटीजर है, इसका भी मान 0 आ जाएगा। तो 61 से 64 4 लगातार पूर्णांक है, 0। 65 से 68 4 लगातार पूर्णांक है, 0, है ना। आयोटा के पावर 69 प्लस 72 है ना, ये भी 4 लगातार पूर्णांक है, 0। अब 73 से जाएगा, 4 जोड़िए, 73 74 75 76, तो आयोटा के पावर 76 तक भी क्या आएगा, 0। अब 77 से कहां तक जा रहा है, 80 तक, 80 तक, तो आपने कहा 77 78 79 80, ये भी 4 लगातार इंटीजर है, और 4 लगातार इंटीजर है, तो इसका भी मान कितना आएगा, 0, तो फाइनल आंसर 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे देखिए कितनी लंबी कहानी जाती है, और ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, है ना, कि आपको नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दिए जाएंगे आपको, है ना। और ये ट्रस्ट है कि आपके 120 में 120 क्वेश्चन क्लास के नोट्स से मिलेंगे, क्योंकि मैं कोई भी टाइप का क्वेश्चन छुड़ाने वाला नहीं हूं, और खास करके मैं कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल। क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट होता है ना, जेई मेंस लेवल का नहीं होता है ना। तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट क्लास, कल क्लास में मिलता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर कम्युनिकेट करिए, कोई भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना है, आप जरूर कमेंट करें, कमेंट में आप जवाब दें। आप नोट्स बनाइए, नोट्स अच्छे से बनाइए, ताकि क्लास जब आपका एग्जाम हो उस टाइम आप रिवीजन अच्छे से कर पाए, है ना। आपको डीपीपीज ये सारी चीजें दी जाएंगी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, समृद्ध संख्याएं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहां से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से पूछेगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम से पूछेगा, पोलर्स थ्योरम से पूछेगा, मापांक पूछेगा, पूर्णांक पूछेगा,
है ना, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति प्रतिलोम पूछेगा, ये इसमें कई क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछेंगे। लोकस पूछेगा कि लोकस क्या होगा, इसका वृत्त बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, है ना, और मॉडुलस का स्क्वायर पूछेगा, मापांक का वर्ग पूछेगा, कई टॉपिक से जहां से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम लगाते हैं, कल की क्लास फिर से स्टार्ट होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी हमें, है ना। तो आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम योग कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम घटाते कैसे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा होता है, आयोटा के घातांक जो है वो पूर्णांक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, और चार लगातार घातांक जो होते हैं पूर्णांक, उनका सम कितना होता है, 0 होता है। ये लिख लीजिएगा, आयोटा के घात में 4 लगातार पूर्णांक है, आयोटा के पावर 4 लगातार पूर्णांक का योग 0 होता है। उदाहरण के तौर पे आयोटा के पावर 21, आयोटा के पावर 22, आयोटा के पावर 23, आयोटा के पावर 24 बराबर 0। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच प्रीति कश्यप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।